सांगानेर संकट पर लगातार दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि कैसे भी इनके असहनीय उजड़ने नहीं दिया जाएगा। सीएमओ के कार्यालय में वहाँ पे उनसे बदतमीजी की गई और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी तक दी गई। मैं लगातार इस जनता 24 न्यूज़ के माध्यम से इनकी आवाज़ बनकर मुहिम उठा रहा हूँ। कॉलोनी वाले लगातार कोशिश ये भी कर रहे हैं कि कैसे भी सीएम जनार्दन शर्मा एक बार स्टेटमेंट जारी करें। आज स्थिति ये है कि आम जन में सुख की नींद नहीं ले पा रहे, सुख से खाना नहीं खा पा रहे हैं, अपना पेट काट करके पैसा बचाया, उसे मकान बनाया, आज मकान टूटने की स्थिति में। उनकी साथ में बदतमीजी से बात की गई, जो कि वहाँ पर जो बड़े अधिकारी बैठते हैं उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की। यहाँ तक ये कह दिया कि अंदर बंद कराने तक की धमकी दी गई है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। 87 कॉलोनी के लगभग 25-30 हज़ार मकान है, 2-2.5 लाख की आबादी है, बेघर हो रही है, चिल्ला रही है जनता, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। धमकियाँ देती है लेकिन जनता मरती क्या न करे। जनता तो कोर्ट में जाएगी, अपने पास रोड पर जाएगी। यहाँ तक कि कई जनता तो इतनी है कि मर जाएंगे लेकिन टूटने नहीं देंगे। अंदर करने की धमकी दी, बदतमीजी से पेश आए। जो OSD साहब हैं उन्होंने, मनोज कुमार शर्मा जी हैं, तो उन्होंने हमारे को सीधा सीधा बोला कि ज़्यादा बकवास करे तो अंदर कर दूंगा। सरकार अभी जो 10 तारीख है उसको मजबूत पैरवी करेगी और जनता के पक्ष में अपना विषय रखेगी। कठोर शब्दों में कहा कि 9 दिसंबर आपको आखिरी तारीख है, उसके बाद आपको जवाब देने के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा। जन आंदोलन होगा और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। दबाव बनाया और एक डराने की कोशिश करी ताकि संघर्ष समिति बैकफुट पे आए। विडम्बना देखिए यहाँ पे कि सरकार लगातार दावे तो कर रही है, पर जब ये जाते हैं अपनी पीड़ा सुनाने के लिए तो वहाँ पे केवल उनको धमकियाँ मिलती हैं जेल में बंद कराने, मुकदमे दर्ज करवाने। ये और कोई नहीं कह रहा। सीएम साहब के OSD हैं मनोज शर्मा, जिनका नाम बताया उन्होंने कहा है इन्होंने। आज न्यायालय किसी व्यक्ति को 2 साल की भी सजा देता है तो उसको सुने बिना नहीं दे सकता। तो हमारे को तो आजीवन कारावास दिया जा रहा है हमारा घर तोड़ के। तो ये न्यायालय का जो तुगलकी आदेश में शब्द यूज कर रहा हूँ, इस लोकतंत्र में चलेगा नहीं। जनता एकजुट है, जनता मानेगी नहीं, इस तरह दबाव में नहीं आएगी, धमकियों में नहीं आएगी। हम इसको एक बड़ा जन आंदोलन बनाने वाले हैं। हमेशा नेगेटिव बात करते हो आप, पॉजिटिव बात नहीं करते हो। ये ड्रामा न्यायालय इनका तुरंत खत्म कर देने वाला है। अगर यही रुख रहा तो जनता किसी भी राजनेता को इस क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। लोग अपने नहीं तो उनके कपड़े तो फाड़ ही देंगे, ये आप मान कर चलिए। इन सबको महाराणा प्रताप का इतिहास याद है, इनमें से कोई भी कमजोर आदमी नहीं है। किसी तरह हमारे घर बचे तो हम तो जेल में भी जाकर के अपना काम चलाएंगे। हमारा जब मत लिया गया, जब हम वैध थे, और आज जब हमारे मत की जरूरत नहीं है तो हम अवैध हो गए हैं। संघर्ष समिति के साथ हैं और संघर्ष समिति में जो आज फूट डालने की जो नीति उन्होंने अपनाई जो ठीक नहीं है। बातचीत करके संघर्ष समिति जो भी विचार करेगी तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। अब मकान टूटने की तो सरकार तोड़ने को तैयार हो रही है। अवैध बता दिया, अवैध बता दिया। धमकी तो वहीं बैठे हुए ही देती है। सब ऐसा है, सभी जनता दुखी, पेट काट के अपने बच्चों के लिए जो ये आशियाना बनाया वो अगर टूट रही है तो मतलब कई तो बेचारे बीमार हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, BP शुगर सब हो रहे हैं साहब। अब दुखी थे, मकान टूटने का था इसलिए सब लोग गए थे। सारी महिलाएं रात दिन परेशान हो रही है साहब, उनसे रोटियां नहीं बनाई जा रही, वो दुखी हो रही है, बच्चे दुखी हो रहे हैं, उनका कैरियर खराब हो रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा जारी नहीं हुआ जिससे कि इनको संतुष्टि मिले। ये खुद कैमरे के सामने बोल रहे हैं। कैसा क्या व्यवहार किया गया इनके साथ वो देखने वाला और चिंतनीय है। रजनाल जी को आपको संज्ञान लेना चाहिए और एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट। आपके मनोज शर्मा OSD हैं, वो भी लगातार इनको धमकियां दे रहे हैं। सांगानेर संकट पर लगातार दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि कैसे भी इनके असहनीय उजड़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन हालात ये हैं कि इनके जो यहाँ के रहवासी हैं उनके दिलों में जो डर बैठा हुआ है वह इतना बैठ चुका है कि अब हालात इनके पतली होने लगी है। मैं खड़ा हूँ गोमती नगर में, जहाँ पे आज कुछ 25 से 30 कॉलोनी के सचिव और या कहें कि जो संरक्षक हैं, जो नियमन हेतु संघर्ष समिति बनाई गई थी, उनके जो समर्थक है, सरदार कह लें या फिर महकमे का हेड कह लें, वो पहुंचे थे आज सांगानेर कार्यालय में, CMO के कार्यालय में। वहाँ पे उनसे बदतमीजी की गई और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी तक दी गई। खैर मैं वापस पहुँचा हूँ, उसी जगह पहुँचा हूँ जहाँ पे मैं लगातार इस जनता 24 न्यूज़ के माध्यम से इनकी आवाज़ बनकर मुहिम उठा रहा हूँ। मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या पूरा माजरा रहा और कहाँ तक वो पहुँचे हैं, क्या क्या उनके पास आदेश आए हैं, क्या क्या उनको धमकियाँ मिली हैं। और कॉलोनी वाले लगातार कोशिश ये भी कर रहे हैं कि कैसे भी CM जनार्दन शर्मा एक बार स्टेटमेंट जारी करें। सर आज पहुंचे थे आप जी? कहाँ पहुंचे थे आप? हम मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यालय मानसरोवर में पहुँचे थे और लगभग 30-35 विकास समिति के 5-5, 6-6 जन प्रतिनिधि गए थे, अध्यक्ष, सचिव और भी लोग गए थे। वहाँ पर अपनी बात रखी।
आज स्थिति ये है कि आम जन में सुख की नींद नहीं ले पा रहे, सुख से खाना नहीं खा पा रहे, जंतु बच्चों में भय हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने गांव के ज़मीन बेच करके जीवन भर की अपनी कमाई, जैसे मैं हूँ, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, पूरी जीवन भर नौकरी की, अपना पेड़ काट करके पैसा बचाया, उसे मकान बनाया, आज मकान टूटने की स्थिति में है। आज जब हम वहाँ पर सांगानेर जन सुनवाई कार्यालय गए, हमको किसी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। हमारे संघर्ष समिति के नेतृत्व जो कर रहे हैं, अपने घर बार छोड़ करके पूरा समय दे रहे हैं, हम सब उनकी साथ में बदतमीजी से बात की गई। जो कि वहाँ पर जो बड़े अधिकारी बैठते हैं, उन्होंने बड़े बदतमीजी से बात की, यहाँ तक कि कह दिया कि अंदर बंद कराने तक की धमकी दी गई है। और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। 87 कॉलोनी के लगभग 25-30 हज़ार मकान हैं, 2-2.5 लाख की आबादी है, लेकिन सरकार की तरफ से, यानी कि हम आज की डेट में बिना विधायक के सेक्टर है हमारा। अगर हमारा एमएलए होता तो हम हमारी पीड़ा बताते, उस नाते भी एक विधायक के नाते, तो सीएम की पोस्ट पे है, बहुत बड़ी बात अपने आप में। लेकिन हम तो बिना विधायक के हो रहे हैं ना सर। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का इन जनताओं को आश्वासन तो आना चाहिए। बेघर हो रही है, चिल्ला रही है जनता, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। अब क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि आज सीएम कार्यालय में भी जा चुके हैं, जन सुनवाई में भी, और मुकदमा करने की, पुलिस में बंद कराने की धमकियां मिली है। यहाँ तक कि कहा गया कि मीडिया में स्टेटमेंट क्यों दिया गया। धमकियां देती है, लेकिन जनता मरती क्या न करे। जनता तो कोर्ट में जाएगी, अपने पास रोड पर जाएगी। यहाँ तक कि कई जनता तो इतनी है कि मर जाएंगे लेकिन टूटने नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से हमने हमारा आशियाना बनाया है, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन टूटने नहीं देंगे। सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, ना कोई सुनने वाला है आज के डेट में हमारे। ठीक है सर जी, पहुंचे थे आप जन सुनवाई बिल्कुल मैं करने, गया था। क्या रहा फिर वहाँ पे? हमने संघर्ष समिति की कार्यकारिणी ने मिलकर 2-3 दिन से पूरी लीगल राय लेके हमने एक फैसला किया था कि सभी विकास समितियां एक सरकार को एक अपने से सुझाव दे। अगर सरकार उसको माने तो हो सकता है वो हमारे जनहित में हो सकता है। तो हमारा सभी संघर्ष समितियों का सुझाव था कि सरकार इसको डीएक्वायर कर दे। तो उस प्रस्ताव को सारी विकास समितियों ने स्वीकार माना और सभी विकास समिति के कार्यकारिणी के लोग, अध्यक्ष, सचिव और बाकी वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलकर के 150 से 200 लोग, 40 के करीब विकास समितियों के लोग गए थे। तो हमने हमारा एक प्रस्ताव का उनको मेमोरेंडम दिया। अक्सर हम सभी लोग एक ये सुझाव देना चाहते हैं, अगर इस पर सरकार विचार करे तो हमने जो पता किया है लीगल इफेक्ट से, वो ये उनका ये लगा कि भाई इससे आपको जल्दी राहत मिल सकती है और सरकार के पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे आप लोगों को बचाया जा सकता है। उसी संदर्भ में जैसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी तो उन्होंने बार बार ये कहा कि आपको पता है सरकार आपके पक्ष में काम कर रही है, काम करे। तो मैं उस समय उनसे एक पूछा कि साहब हमें पता है भाई सरकार हमारे पक्ष में है, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हमारे पक्ष में काम करें क्योंकि जनहित का विषय है और मुख्यमंत्री यहाँ के विधायक के साथ में मुख्यमंत्री भी है सरकार के, तो वो जनहित में फैसला लेंगे, इसमें हमें पूर्ण भरोसा है। लेकिन हमारे को किसी तरह से छोटा मोटा आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने बताया कि आप निश्चिंत होकर सो जाइए, कोई कुछ नहीं होगा। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछा कि सर आज तक 3 बार सुनवाई हुई, सरकार का एक भी जवाब नहीं आया, तो इस विषय में हम कैसे मान लें कि सरकार हमारे पक्ष में है। इस बात को सुनने के बाद उन्होंने अंदर करने की धमकी दी, बदतमीजी से पेश आए और एक इस तरह से पेश आ रहे हैं जैसे कोई एक जनसेवक न हो करके कोई राजनेता हो और पार्टी के पक्ष के हिसाब से बातचीत कर रहे हों। हमें कोई दूसरी पार्टी का बदतमीजी किसने की बदतमीजी? जो ओएसडी साहब हैं, उन्होंने मनोज कुमार शर्मा जी हैं, तो उन्होंने हमारे को सीधा सीधा बोला कि ज़्यादा बकवास करी तो अंदर कर दूंगा। मैंने बोला सर अंदर ऐसे कैसे? मेरे को खुद को बोला है। मैंने बोला सर ऐसे आप अंदर नहीं कर सकते, हम हमारा विषय रख रहे हैं, हमारा प्रस्ताव है, हज़ारों लोगों का प्रस्ताव है, उसको आप स्वीकार करें नहीं करें। अगर आप नहीं मानते तो अब हम हमारा जो विषय है उसको रखना आए हैं। तो उन्होंने इस प्रकार की बातचीत करी। बाकी बाद में उन्होंने हमारा विषय भी लिया है, उन्होंने बताया कि हम इसको बात को मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाएंगे। लेकिन हमारे कार्यकारिणी अभी तक पता ही नहीं है मुख्यमंत्री को। उनकी बातों से तो लगा कि इसको आगे हम रोज जो भी विषय आते हैं उसको पहुंचाते हैं और आपके विषय को पहुंचाएंगे। अब पहुंचाएंगे का अर्थ आप निकाल सकते। मेरा सवाल आपसे ये था कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे जो मामला लेके। हाँ, इसका मतलब ये रहा कि उनके कहने के अनुसार कि उससे पहले तो पता ही नहीं मुख्यमंत्री को। नहीं, आज के विषय के बारे में बोला। पहले हम बीच में 20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके रेजिडेंस में हमारे डेलीगेशन को बुलाया था, उस टाइम भी हमने विषय रखा था।
तो उस टाइम शीर्ष अधिकारी आए थे, उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि सरकार अभी जो 10 तारीख है उसको मजबूत पैरवी करेगी और जनता के पक्ष में अपना विषय रखेगी। लेकिन 10 तारीख को सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और सरकार जो माननीय न्यायाधीश जी थे उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि 9 दिसंबर आपको आखिरी तारीख है, उसके बाद आपको जवाब देने के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा। तो हमने उसी विषय में हमारे डर था कि 9 तारीख को अगर सरकार कुछ सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाई तो फिर हमारे लिए फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, फिर हमारा आशियाना टूटना बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। इसी विषय को लेकर हमें डर था और उसी की बात को लेकर 87 कॉलोनियों की कार्यकारिणी के लोग आज वहाँ गए थे और हमने सबने अपने विकास समिति के लेटर पैड पे लिख के अपना ज्ञापन दिया था। उसके बाद में इस तरह की बात हुई, लेकिन बाद में उनका आश्वासन ये रहा कि हम आपके जनित में काम करेंगे और सरकार ठोस जवाब देगी, आप निश्चिंत हो जाइए। तो आप लगता है कि आपकी बात जो पहुँचेगी और आपके पक्ष में फैसला आएगा, लगता है उनकी बातों से आज जब मिल के आया फैसला आएगा ये तो सरकार जवाब देगी जब आएगा, क्योंकि लगता है सरकार जवाब देगी, कोई आश्वासन मिले हैं, पहले भी मिलते रहे आश्वासन। जिस तरह से आज बात करें उस हिसाब से तो हमें नहीं लगता, क्योंकि पहले तो जो कोई बात पोलाइटली अगर कोई सुनता है तो उससे ये लगता है कि हमारी बात को सुना है, तो सुनने का मतलब है कि उस पर कुछ अमल किया जाएगा। अब जब धमकी भरे शब्दों में अगर कोई बात लेते हैं तो उसका नहीं लगता इतने लोगों को कि हज़ारों लोगों को जो ये आश्वासन नहीं लग पाया कि शायद सरकार हमारे पक्ष में करेगी। दूसरा मैं एक और कहना चाहूँगा कि हमारे जो कॉलोनियाँ हैं इसमें बगरू विधानसभा क्षेत्र भी आता है, तो उनका बार बार ये कहना है कि न्यायालय के मामले में मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, तो बगरू विधानसभा का विधायक भी ऐसा कोई जनहित में आश्वासन दे सकता है कि आपका जनहित का मुद्दा है, इसमें सरकार मजबूत पैरवी करेगी, या यूडीएच मंत्री जी की तरफ से आ सकता है, या कोई ऐसा कोई और जिम्मेदार अधिकारी या कोई नेता भी बोल सकता है कि भाई सरकार मजबूत पैरवी करेगी। लेकिन किसी भी संदर्भ से, किसी भी स्तर पे, किसी भी राजनेताओं से, मंत्रियों से, विधायक से ये कोई आश्वासन अभी तक नहीं आया है पूरे 3 महीने के कार्यखंड में कि सरकार आपकी कठोर पैरवी करेगी, जनहित में आपका बचाव करेगी। इससे हमारी थोड़ा डर और बढ़ता जा रहा है। एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे कि दावे कर रहे हैं लगातार कि सरकार मजबूत पैरवी कर रही है, तो फिर हाईकोर्ट को नाराजगी कहाँ हुई, नाराज क्यों हुई हाईकोर्ट ने फटकार क्यों लगाई फिर? सर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि हाईकोर्ट को जब इनको हाईकोर्ट में जवाब देना था तो उनको ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर वापस लताड़ लगा के ये बोला कि नहीं, आपका विषय हाउसिंग बोर्ड से संबंधित है, हाउसिंग बोर्ड इस पर निर्णय करेगा और आपको और राजस्थान उच्च न्यायालय में ही अपनी बात रखनी है। उसके बाद 10 तारीख को इनको बात रखनी थी, तो उस टाइम सरकार की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया, बार बार समय लेने के बारे में ही बात कही गई कि हमें समय चाहिए। तो न्यायाधीश साहब ने एक कठोर शब्दों में बोला कि 9 दिसंबर आपके लिए लास्ट डेट है, 9 से 8 मिल सकती है, लेकिन 9 से आगे आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक संकट का विषय है कि अगर खुदा न खास्ता सरकार अभी भी टाइम लेने के चक्कर में रही तो 9 तारीख के बाद अगर ये अंतिम आदेश हो गया तो फिर इन हज़ारों लोगों का, हज़ारों परिवारों, लाखों लोगों का बेघर होना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा बड़ा आश्वासन आया नहीं है अभी तक। क्या रणनीति रहेगी? रणनीति के बारे में अभी संघर्ष समिति अपने इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन इस तरह कार्रवाई करने वाली है? अभी तो पहले तो हम एक बार विचार विमर्श करेंगे कि इस तरह से धमकियाँ मिल रही तो हम भी अपना बैक फुट पे आएंगे, क्योंकि हमें हमारा आशियाना बचाना है। हम 87 कॉलोनियों के लिए लड़ रहे हैं और जब हमारे को इस तरह से धमकियाँ मिलेगी तो शीर्ष अधिकारी हैं, पावर में हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम एक बार इस पर अपना विचार विमर्श करेंगे कि संघर्ष समिति को क्या करना चाहिए, नहीं तो फिर कॉलोनियों को फ्री हैंड करेंगे, वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी, अपने स्तर पर अपना संघर्ष करेगी, जन आंदोलन होगा और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। लेकिन जो संघर्ष समिति को जो दबाव बनाया है वो हमारे हिसाब से एक दुर्घटना है और गंभीर विषय है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। जो उन्होंने बोला, दबाव बनाया और एक डराने की कोशिश करी ताकि संघर्ष समिति बैकफुट पे आए, इनकी लीडरशिप बंद करे और कॉलोनी अपने स्तर पे फिर अपने, क्योंकि कॉलोनी में संगठन हो नहीं पाएगा तो ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार की संभावनाएं लग रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल देखिए विडम्बना देखिए यहाँ पे कि सरकार लगातार दावे तो कर रही है, पर जब ये जाते हैं अपनी पीड़ा सुनाने के लिए तो वहाँ पे केवल उनको धमकियाँ मिलती हैं जेल में बंद कराने की, मुकदमे दर्ज करवाने की। ये और कोई नहीं कह रहा, सीएम साहब के ओएसडी हैं मनोज शर्मा, जिनका नाम बताया उन्होंने कहा इन्होंने। विडम्बना है। खैर बात करते हैं। सर 9 दिसंबर आ गया है, अल्टीमेटम दे चुका है हाईकोर्ट, समय नहीं है आपके पास? हाई कोर्ट का अल्टीमेटम तो पहले ही आ चुका है और उसको 3 महीने होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आज हम 18-19 तारीख में बात कर रहे हैं। 20 अगस्त का ये आदेश है और 2 तारीखें 3 तारीखें पहले पड़ चुकी हैं। न्यायालय की जहाँ तक बात है, यद्यपि न्यायालय के आदेश के संबंध में कभी भी कोई किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं हुआ करता, थोड़ी मर्यादा हुआ करती हैं, लेकिन निश्चित रूप से तुगलकी आदेश इस रूप में कहा जा सकता है कि हम लोग जो इन कॉलोनियों में रह रहे हैं, जिनके घर तोड़ने की बात है कि इनको आप हटा करके तुरंत कब्जा लें,
आज न्यायालय किसी व्यक्ति को 2 साल की भी सज़ा देता है तो उसको सुने बिना नहीं दे सकता, तो हमारे को तो आजीवन कारावास दिया जा रहा है हमारा घर तोड़ के, तो हमको बिना सुने कैसे आदेश ऐसा कर दिया गया कि इनको हटा दिया जाए। या जब हमारी कॉलोनियाँ वहाँ अपना पक्ष रखने गई तो उनको कैसे कह दिया गया कि आपको पक्षकार नहीं बनाया जाएगा, आप वैसे ही अपनी बात कहिए। तो ये न्यायालय का जो तुगलकी आदेश में शब्द यूज कर रहा हूँ, इस लोकतंत्र में चलेगा नहीं। जनता एकजुट है, जनता मानेगी नहीं, इस तरह दबाव में नहीं आएगी, धमकियों में नहीं आएगी। हम इसको एक बड़ा जन आंदोलन बनाने वाले हैं। 87 कॉलोनियाँ अब आने वाले समय में 9 तारीख का इंतज़ार नहीं करेंगी। हमने जैसा आज जो प्रस्ताव हमने रखा था कि हमने सरकार के ही निकाले हुए आदेशों को उनको बताया है, हमने अपनी तरफ से कोई नई चीज़ नहीं हमने प्रस्तुत की। जो सरकार के जारी आदेश थे उसके तहत अगर सरकार चाहे, सचमुच में जो बता रहे हैं कि हम आपका दर्द जानते हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपको मलहम लगा रहे हैं, मैंने कहा सचमुच में मलहम लगा रहे हैं तो ये दवाइयाँ आपके पास हैं, ऑलरेडी हैं, नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसके तहत आप कार्रवाई करिए और हम लोगों को इसमें शांति और सारा रास्ता निकल जाएगा। लेकिन 3 महीने में जो सरकार अभी तक उत्तर की व्यवस्था नहीं कर पाई और उत्तर देने की बात कहने पर इस तरह से जोश में आ जाना कि आपको हमेशा नेगेटिव बात करते हो, आप पॉजिटिव बात नहीं करते हो। मैं मेरे हित की बात करूं तो वो तो पॉजिटिव है और दूसरे की बात करूं तो नेगेटिव है। हम हर आदमी एक ही बात कह रहा है कि ऐसा संभव है क्या कि इतने लोगों को उजाड़ा जा सकता है, ये पदों पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं ऐसा संभव है। तो मैंने कहा बताइए कौन सा कोर्ट का आदेश है कि ऐसा नहीं हो सकता है। न्यायालय के आदेश की अनुपालना में सरकारी अधिकारी तो सर के बल खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको तो अनुपालना रिपोर्ट देनी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 9 तारीख को ये अनुपालना रिपोर्ट ही देना चाहते हैं कि साहब आपके आदेश थे, 8 सप्ताह में तो हम कर नहीं पाए, हमको ये आपने 4 सप्ताह और दिए। उसमें कब तक चलेगा ये ड्रामा, कब तक चलेगा ये ड्रामा? न्यायालय इनका तुरंत ख़त्म कर देने वाला है और आने वाले समय में अगर यही रुख रहा तो जनता किसी भी राजनेता को इस क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। ये आप मानकर चलिए, ये संदेश आपके माध्यम से हमारा जाना चाहिए कि इस क्षेत्र के लोग, किसी भी तरह का राजनेता इस क्षेत्र में अगर घुसेगा तो वो आने वाले समय में वोट की तो वो बात ही छोड़ दें, हम उनका शादी विवाह में भी बहिष्कार करेंगे। बुरी बात कहनी नहीं चाहिए, हम तो बैठक में भी जाना पसंद नहीं करेंगे। तो एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे, ये SIR हो रही है, SIR हो रही है जी, जब आपको अवैध बता दिया गया तो SIR का मतलब क्या रह जाता है? SIR अपनी जगह है, उसका बहिष्कार अगर हम करते हैं, यदि मेरा बहिष्कार से मतलब नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ। एक प्रस्ताव ये भी आया था कि हम बहिष्कार करें कि हम तो यहाँ के वोटर ही नहीं हैं, जब जगह ही नहीं रहेगी तो हम वोटर नहीं रहेंगे, तो काय का सत्यापन कर रहे हैं आप? वोटर नहीं है तो वो कोर्ट ने भी कहा है अवैध रूप से, लेकिन जब CM भजनलाल शर्मा आपके वोटों से यहाँ पे भजनलाल बैठे हैं विधायक की कुर्सी पे, हाँ तो वो बन गए ना, अब तो वो वोट अवैध हो गए। अब तो वो बन गए, अब वो अवैध से बने अवैध से बने, लेकिन एक बार तो बन गए, अगली बार बनेंगे तब हम अपने आप ही वैध हो जाएंगे। बहुत बड़ा देर हो सकती है, देर होगी या अंधेर होगा। अगले आप कह रहे हैं कि अगले बार जब बनेंगे तब देखेंगे, तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। उससे पहले भी कई मोड़ आते हैं, सीधा भजनलाल जी या मुख्यमंत्री तक की बात नहीं जाती है। ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 2 या 3 महीने में पार्षदों के चुनाव आ रहे हैं। लोग अपने नहीं तो उनके कपड़े तो फाड़ ही देंगे, ये आप मानकर चलिए। अगर ऐसी चाल रही हमारी राजनीतिक पार्टियों की तो यहाँ की जनता चुप नहीं बैठेगी। इन सबको महाराणा प्रताप का इतिहास याद है, इनमें से कोई भी कमज़ोर आदमी नहीं है, और अपने घर बचाने के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता है। हम तो वहाँ जेल जाने को भी तैयार थे, हमने वहाँ कह दिया था खड़े होकर कि ठीक है बुलाएं पुलिस, हम तैयार हैं, किसी तरह हमारे घर बचें तो हम तो जेल में भी जा कर के अपना काम चलाएंगे। तो ये कोई स्थिति नहीं है। और जहाँ तक SIR की बात है, वो मतदाता का अधिकार है, अगर हम उसमें सहयोग नहीं करते हैं और ये कथन मेरा ये सवाल करने का उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य मतलब ये इतना सा है केवल कि जब आपको अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध रूप से बोल दिया गया है, तो फिर SIR का मतलब कहाँ रह जाता है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हमारे माँ बाप यहाँ रहते थे जब तक ये कॉलोनी अवैध थी, हमारे दादी दादा रहते थे तब तक ये कॉलोनी अवैध थी, हमारे टाइम ये अवैध हो गई। हमारा जब मत लिया गया जब हम वैध थे, और आज जब हमारे मत की ज़रूरत नहीं है तो हम अवैध हो गए हैं। तो वो SIR का मतलब क्या है ये तो अपनी जगह है, लेकिन SIR में हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मतदाता अपना हक छोड़ देगा लोकतंत्र में
तो फिर उसका सामाजिक हिस्सा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल तो वो उसमें तो हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सत्यापन कराना चाहिए। ये बात अलग है तकनीकी रूप से कि अवैध लोगों का सत्यापन कर रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियों को देखने का विषय है, हमारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे साथ अशोक थे और साफ कर दिया है उन्होंने। सर आपसे क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश नारायण धवल है। आज गए थे वहाँ पे मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र पे, क्या रहा वहाँ पे? वहाँ पर सर सही व्यवहार नहीं हुआ। जो हमारी बात रखी गई थी कि भाई कल कैबिनेट मंत्री जी के मतलब मीटिंग है, उसमें हमारा एजेंडा में हमारी ये बात रखी जाए, लेकिन उसका बात नहीं कही गई। और हमारे राम प्रसाद जी हैं, ये कोई बात रख रहे थे तो इनको तरफ इशारा करके ये कहा गया कि ये आदमी की कोई बात नहीं माने, यानी कहने का मतलब हमारी संघर्ष समिति में एक फूट डालने की बात की जा रही है। कौन कर रहा है ये बातें? ये बातें वहाँ के अधिकारियों की है। कोई नाम, किसी का नाम हो तो? मनोज शर्मा जी थे जो उन्हीं से चल रही थी वार्तालाप, तो वही आए थे बाहर। किस मुद्दे पर लेके पहुंचे थे वहाँ पे? हम चाह रहे थे कि वे डी एक्वायर करके धारा 48 के तहत में कोई प्रस्ताव लाके गवर्नमेंट हमारे पक्ष में फैसला करे, लेकिन वहाँ हमें लगा नहीं ऐसा। तब लगता है कि आपकी बात आगे तक पहुंचेगी, आपके हित में जो भी काम आज होगा। की जो वार्तालाप हुई उसके हिसाब से हमें नहीं लगता है। फिर आगे क्या हो रहा है? आगे तो हमारे जो सीनियर हैं ये करेंगे, उनके साथ हैं हम, संघर्ष समिति के साथ हैं। और संघर्ष समिति में जो आज फूट डालने की जो नीति उन्होंने अपनाई जो ठीक नहीं है, और हम बिखरने वाले नहीं हैं इस नीति से। ठीक है, हम एक रहने का ही प्रयास करेंगे। ठीक है। सर आपके पास क्या नाम आपका? छोटूराम चौधरी। छोटू जी, समय नहीं है आपके पास, 9 दिसंबर आ गया और अंतरिम आदेश दे दिए हैं कोर्ट ने। हाँ जी। क्या विचार अब आगे का? विचार तो संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। भाई ये क्या अब विषय है कि बातचीत करने का, बातचीत करके संघर्ष समिति जो भी विचार करेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे जो भी है। ठीक है। बाबू जी आपसे पूछ रहा हूँ, का नाम आपनो? गुलाब चंद। कब से रह रहे हो? अरे मैं यहाँ से 18-19 साल से। 18-19 साल। अब मकान टूट रही था? अब मकान टूटने की तो सरकार तोड़ने को तैयार हो रही है। क्यों? अवैध बता दिया? अवैध बता दिया नहीं। फिर क्या, हम कोई विकास समिति है हमारी 10-20, तो उसका करके विकास समिति जो वह गवर्नमेंट के पास जाती है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी के पास। फिर अब वो है ना जो हमारे के वहाँ के बैठे हुए लोग हैं जो धमकी देते हैं। कौन देता धमकी आपको? धमकी तो वहीं बैठे हुए ही देते हैं। कहाँ पे बैठे? वहाँ ऑफिस में, भजनलाल जी के ऑफिस में। हाँ भजनलाल जी। क्या धमकी दी? तुम्हारे को जेल में दे देंगे। क्यों? आप क्या क्राइम किया? क्या जुर्म किया? क्या क्यों बेड़ा हो के आती हुई यहाँ, ऐसे धमकी देती है। तो अब आपका बुढ़ापा आ गया है और आपको घर बैठ कर आराम से राम करने की स्थिति में हो, लेकिन फिर मकान की टेंशन, टूटने की टेंशन, सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। लगातार दावे की जा रही है लेकिन वो दावे खोले नजर आ रहे हैं। वो क्या कि अब हम तो ने जो ज़िंदगी भर का पैसे यहाँ लगा दिया है और हमारे पास कुछ नहीं है। अब बाल बच्चे हम क्या खाएंगे? फिर बाल बच्चे भूखा मर गए तो हम क्या खाएंगे? तो ऐसा है कि हमारे को तो संकट तो ज़्यादा ही है तोड़ने का, तो गवर्नमेंट उसका थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है। सर क्या नाम आपका? दामोदर प्रसाद। दामोदर, आज वापस उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ आपसे जो पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपकी आवाज़ बन के उठा रहा हूँ मैं, लेकिन अब स्थिति ये है कि आज जन सुनवाई केंद्र गए थे, वहाँ पे ओएसडी से मुलाकात हुई, सीएम भजनलाल शर्मा की ओएसडी से। क्या कुछ रहा वहाँ पे? सब ऐसा है, सभी जनता दुखी है क्योंकि पेट काट काट के अपने बच्चों के लिए जो ये आशियाना बनाया वो अगर टूट रही है तो मतलब कई तो बेचारे बीमार हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, बीपी शुगर सब हो रहे हैं साहब। अब इसमें हम लोग तड़प के मतलब जो है इन बातों को देख कर कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्या करें? मतलब जनता जो है बहुत दुखी है अंदर से। नींद आती है रात को आपको? नींद कहाँ आती है सर, लोग बाग सब दुखी हैं, नींद नहीं आती है। कोई के शुगर है, कोई के बीपी है, कोई के मतलब हर आए दिन हॉस्पिटल जा रहे हैं लोग बाग। आज जो धमकियाँ मिली आपको अंदर बंद करवाने की, किसने धमकी दी है? सर ये बता रहे हैं ना ओएसडी वगैरह, ये जो है अब देखो जो है वो जो भी हुआ है, अब वहाँ सभी लोग परेशान थे, अब दुखी थे, मकान टूटने का था इसीलिए सब लोग गए थे।
अब वहाँ जब ऐसी भी स्थिति आई तो साहब परेशान तो पहले थे अंदर से, फिर वो और दुखी हो रहे हैं ये चीज़ें, जबकि सरकार को कुछ करना चाहिए जनता के लिए। बदनलाल जी के लिए संदेश क्या देंगे अभी बार, क्या अपील करेंगे बदनलाल जी से? साहब हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये जनता जो दुखी हो रही है, तड़प रही है, उनके लिए मदद करे और वो नियमन का करे, जो भी एक्वायर करके कैसे भी करके करे। उनके पास तो कई रास्ते हैं साहब, वो तो मालिक है राजस्थान के, और वो हमारी यहीं मालिक की प्रजा रोडों पे बैठी है, उजड़ने के कगार पे है। सारी महिलाएं रात दिन परेशान हो रही है साहब, वो उनसे रोटियां नहीं बनाई जा रही, वो दुखी हो रही है, बच्चे दुखी हो रहे हैं, उनका कैरियर ख़राब हो रहा है। स्कूल जाएंगे कैसे जाएंगे, तोड़ बाड़ देंगे तो कहाँ स्कूलें जाएंगे, कहाँ जीवन बनाएंगे, उनका भविष्य कहाँ मोड़ पे जा रहा है। सब दुखी है अंदर से। आज कर्जा ले लेके मतलब 2 पैसे लगा दिए, मकान बना लिए, ज़मीन लेने में लगाए पहले, फिर मकान बनाए, अब वो मकान भी टूटने पे आ रहा है। तो बताओ हम लोग कहाँ मरे, कहाँ मरे, हमारे बच्चों को कहाँ मारे। स्थितियाँ ये हो रही है, सब जनता दुखी है, सारी जनता दुखी है। देखिए कितना मार्मिक दृश्य अभी ये है, ये स्थिति ये है कि ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई इन्होंने मकान बनाने में लगा दिया और आशियाना टूटने के कगार पे है। हाई कोर्ट तक बात जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक बात जा चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा जारी नहीं हुआ जिससे कि इनको संतुष्टि मिले। हाल फिलहाल बच्चे खुद से ये गए थे जन सुनवाई के अंदर सांगानेर में, वहाँ पे OSD मनोज शर्मा ने इनको अंदर तक जाने की धमकी दे दी, अंदर डालने तक की धमकी दे दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके चेहरे बता रहे हैं, ये खुद कैमरे के सामने बोल रहे हैं। कैसा क्या व्यवहार किया गया इनके साथ, वो देखने वाला और चिंतनीय है। वो एक पदाधिकारी हैं और ओहदे पे बैठे हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है, उनका कर्म बनता है कि जनता की सेवा करना, जनता को संतुष्ट करना। इनसे कहा गया कि धैर्य बना के रखिए, धैर्य कितना रहेगा, 9 दिसंबर आ गया, अभी महज 20 दिन बाकी हैं। स्थिति ये है कि तमाम कॉलोनी वाले जो रहवासी यहाँ के डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जैसा कि बताया इन्होंने कि बच्चे स्कूल तक जाना छोड़ रहे हैं, ऐसा इसलिए कि पता नहीं पीछे से क्या हो जाएगा। रातों को नींद नहीं आती इनको, दिन में चैन नहीं है। बदनलाल जी को आपको संज्ञान लेना चाहिए और एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिससे कि इनको हिम्मत मिले, संतुष्टि मिले कि हमारा मकान टूटने के कगार पे नहीं है और बदनलाल शर्मा खुद इसमें संज्ञान ले चुके हैं। अशोक जी गहलोत जो थे, उन्होंने लगातार कोशिश की थी पहले भी कि कैसे भी जनता को संतुष्ट करा जाए, लेकिन जनता हर राज्य में दुखी होती है। आपके मनोज शर्मा OSD हैं, वो भी लगातार इनको धमकियाँ दे रहे हैं, चिंतनीय है, बहुत गंदी बात है ये। देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। सहयोग कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ संदीप अग्रवाल, जनता 24 न्यूज़, जयपुर।